नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक अनुसंधान की इस चौथी क्लास में कुछ ऐसे अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जैसे कि तथ्य किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, अवधारणा किसे कहते हैं, सिद्धांत किसे कहते हैं। तो 3 क्लास हमने लगाई, जिसमें पहले हमने सामाजिक अनुसंधान के अर्थ को देखा, दूसरे में चरण को देखा और तीसरे में प्रकार को देखा। तो इसमें बार बार ये शब्द आ रहे थे, तथ्य, चर, अवधारणा या उपकल्पना। तो सिद्धांत निर्माण के लिए, सामाजिक अनुसंधान के लिए इनकी सही जानकारी होना हमें जरूरी है। और साथ में नेट की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, सोशल रिसर्च के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं, तो इनसे भी प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। अभी मैं सर्च कर रहा था इनके प्रश्नों को, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पीछे आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, तो काफी ये प्रश्न आ रहे थे। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। और आप कल्पना करके मानिए कि आपको रिसर्च करनी ही करनी है। अगर आप ऐसा मान के चलते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सामाजिक अनुसंधान वाला टॉपिक याद हो जाएगा। आपने पता कर लिया कि आपको किस प्रकार का अनुसंधान करना है, कौन कौन से चरण अपनाने हैं। तो फिर हम बात करते हैं कि तथ्य किसे कहते हैं, फैक्ट किसे कहते हैं, इसका अर्थ, तथ्य वो कितने प्रकार के होते हैं, तथ्यों की विशेषताएं कौन कौन सी है, तथ्यों के स्रोत कौन कौन से हैं। फिर है चर, वेरिएबल्स। जब हम बात करते थे ना कि प्रयोगात्मक समूह में एक नियंत्रित चर होता है और दूसरा प्रयोगात्मक चर होता है, तो वो चर क्या है, इन पे चर्चा करेंगे। अवधारणा किसे कहते हैं और सिद्धांत किसे कहते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे कि प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि तथ्य क्या है, डाटा क्या है, फैक्ट क्या है। तो देखो, इनको हिंदी में हम तथ्य बोल देते हैं, आंकड़े बोल देते हैं, दत्त बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? दत्त भी इनको हम कहते हैं। और आधार सामग्री यानी जो हमारा रिसर्च डिजाइन के बाद कौन सा चरण आता है, तथ्य संकलन का डिजाइन आता है चरण। तो तथ्य संकलन या सामग्री संकलन में किन किन प्रकार की सामग्रियों को हम इकट्ठा करते हैं, थोड़ा सा इनमें अंतर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तथ्य यानी फैक्ट या डाटा। तो ये शाब्दिक अर्थ देखें तो ये डेटम लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है एक प्रदत्त वस्तु, यानी जो दी हुई वस्तु है। तो हम आराम से देखेंगे कि तथ्य किसे कहते हैं, एक एक चीज पे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? तथ्य संकलन सामाजिक अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। पूरे की पूरी अनुसंधान की सफलता विफलता इसी पे होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, हम कोई मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने के लिए हमें किन की सामग्री की जरूरत पड़ती है, किन किन सामग्री की जरूरत पड़ती है? हमें सीमेंट की जरूरत पड़ती है, ईंट की जरूरत पड़ती है, बजरी, लोहा, बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। तो यानी हमें सामग्री की जरूरत पड़ती है। और अनुसंधान में वो सामग्री बोल सकते हैं और सामग्री को हम तथ्य बोल देते हैं। तो जिस प्रकार से सामग्री के बगैर मकान को नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार बगैर तथ्यों के, बगैर फैक्ट के, बगैर डाटा के सामाजिक अनुसंधान है वो पूर्ण नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें डेटा लेने ही पड़ते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। और जब वास्तविक तथ्यों का हम संकलन करते हैं, तो ये क्या है? आधारशिला है, नींव है। किसकी? सामाजिक अनुसंधान की, वैज्ञानिक अध्ययन की, रिसर्च जो हमारी मेथड है उसकी आधारशिला ये है। अब बात आती है कि तथ्य किसे कहते हैं। तथ्य कोई सूचना हो सकती है, कोई जानकारी हो सकती है, कोई कथन हो सकता है। तो कुछ भी ऐसा सामाजिक घटनाओं के बारे में, सामाजिक घटनाओं के संबंध में कोई भी सूचना, आंकड़े, जानकारी या कथन तथ्य ही है। तो ये सब तथ्य की श्रेणी में आते हैं। और अगर हम इसको परिभाषित करें तो तथ्य भूत या वर्तमान की सभी संबंधित जानकारी है जो अध्ययन के विश्लेषण की आधार बनती है। तो भूतकाल या भविष्यकाल या वर्तमान काल के अंदर कोई भी अगर चीज है तो वो तथ्य की श्रेणी में आएगी। तो अगर हम एक लाइन में इसको कहेंगे कि तथ्य किसे कहते हैं, तो तथ्य घटनाओं के संबंध में, तथ्य घटनाओं के संबंध में ऐसे कथन है जिनको अनुभव के आधार पर
सिद्ध किया जा सकता है, अनुभव के आधार पर उनका परीक्षण किया जा सकता है, तो उसे हम तथ्य कहते हैं। यानी सामाजिक घटनाओं के संबंध में, जैसे कि समाज के अंदर समानता और विषमता दोनों हैं, समाज के अंदर समानता एवं विषमता दोनों हैं, समाज के अंदर तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, परिवार के अंदर सहयोग और संघर्ष दोनों होता है, भारत के अंदर वर्ग संघर्ष विद्यमान है। तो ये जितने मैंने कथन किए वो सारे के सारे क्या है? तथ्य है। वो सारे के सारे क्या है? तथ्य है। यानी समाज के अंदर समानता एवं विषमता दोनों है, या समाज के अंदर तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या है? तथ्य है। और इसको हम अनुभव के आधार पर इसका परीक्षण कर सकते हैं और इसको सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ, तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, तो ये तथ्य कहलाते हैं। जैसे कि भारत की 1/3 आबादी गांवों में निवास करती है, ये भी एक तथ्य है। भारत की राजधानी दिल्ली है, ये भी एक तथ्य है। भारत की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है, ये भी एक तथ्य है। यानी ऐसे कोई भी कथन जिनका परीक्षण है वो किया जा सके, जिनको सिद्ध किया जा सके अनुभव के आधार पर। अगर हमने ये कह दिया कि भगवान के चढ़ावा चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है, तो ये तथ्य नहीं है। आप कैसे सिद्ध करोगे इसको कि भगवान को अगर हम चढ़ावा चढ़ाएंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी? ये हमारी आस्था है, लेकिन इसको हम तथ्य नहीं कह सकते, क्योंकि इसको अनुभव के आधार पर सिद्ध है वो नहीं किया जा सकता। तो तथ्य क्या होते हैं? यहाँ दो परिभाषाएं ली है, एक है गुड्डे एवं हार्ट की। तो एक अनुभव सिद्ध स्थापनीय अवलोकन ही तथ्य है, और दूसरी थॉमस की है कि तथ्य स्वयं में एक अमूर्तीकरण ही है। यानी 121 करोड़ आबादी है, मैंने क्या कहा? भारत की आबादी है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है। तो अब 121 करोड़ आबादी लोग हैं, तो लोग क्या है? मूर्त है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया? इसका अमूर्तीकरण कर दिया, यानी 121 करोड़ आबादी भारत की है, तो ये क्या हो गया? उन लोगों का अमूर्तीकरण हो गया। अब बात आती है कि तथ्य कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कि तथ्य कितने प्रकार के होते हैं और उनके सोर्स कौन कौन से हैं, उनके सोर्स कौन कौन से हैं। तो एक नज़र हम इनकी विशेषताओं पर डाल लेते हैं। तथ्य क्या है? तथ्य वास्तविक होते हैं, यानी वास्तविक होते हैं, वो अनुमान नहीं होते हैं। अनुमान के आधार पे या कुछ इस प्रकार के पूर्वाग्रहों से कोई बात हम कह रहे हैं, तो उसको हम तथ्य नहीं कह सकते। जैसे कि मैं कहता हूँ कि एग्जाम्पल देता हूँ, कोई बढ़िया है तो नाराज मत हो जाना। ऐसा हमारे कहावत है कि जो बढ़िया है वो कंजूस होता है, जो मारवाड़ी है वो कंजूस होते हैं। तो ये कोई तथ्य नहीं, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे कंजूस होते हैं या नहीं होते हैं? तो तथ्य वास्तविक होते हैं, ये ऐसी घटनाओं से होते हैं जो वास्तविक रूप से घटित होती है अथवा विद्यमान होती है। यानी जब मैं कहता हूं कि तलाक के मामले भारत में बढ़ रहे हैं, तो वे वास्तव में घटित हो रहे होते हैं। या ये कहता हूं कि समाज के अंदर समानता और असमानता दोनों हैं, तो यानी ये समाज के अंदर क्या है? विद्यमान है। ये अनुभव सिद्ध होते हैं, इनको अनुभव के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, इनका पुनः परीक्षण किया जा सकता है, इनका पुण्य परीक्षण है वो किया जा सकता है कि एक बार अगर घटना घटित हुई है, अगर किसी ने सिद्धांत दे दिया तथ्यों के आधार पे, तो उसका परीक्षण है वो किया जा सकता है। ये मूर्त भी हो सकते हैं और ये अमूर्त भी हो सकते हैं। तो मूर्त जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली को हम मूर्त रूप से देख सकते हैं, तो ये मूर्त तथ्य हो गया। सामाजिक संबंधों के बारे में जितने भी तथ्य होते हैं, जैसे कि समाज के अंदर संघर्ष और क्या है, संघर्ष और शांति दोनों पाई जाती है, समानता और असमानता दोनों होती है, तो ये सामाजिक संबंध होते हैं। तो ये क्या होते हैं? अमूर्त प्रकार के सामाजिक तथ्य होते हैं। ये सार्वभौमिक होते हैं और ये अवधारणा निर्माण में सहायक होते हैं। यानी अवधारणा किनसे बनती है? एक या एक से अधिक तथ्यों से मिलकर अवधारणा का निर्माण होता है। तो आ गया होगा समझ में कि तथ्य किसे कहते हैं। तो तथ्य कोई जानकारी हो सकती है, कोई कथन हो सकता है, लेकिन इतना है कि वो अनुमान नहीं होता है, वो वास्तविक होते हैं। अब आगे बात करते हैं, यहां से प्रश्न है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं कि तथ्यों के प्रकार एवं सोर्स। भी तथ्य कितने प्रकार के होते हैं? तो तथ्यों को मेनली दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। नंबर एक है प्राथमिक तथ्य। कौन से? प्राथमिक तथ्य, प्राइमरी
डेटा, प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा कौन से होते हैं? तो वे तथ्य जो अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन उपकरणों की सहायता से प्रथम बार एकत्रित करता है। अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन में प्रथम बार जिन डाटा को इकट्ठा करता है वो प्राइमरी कहलाते हैं, वो प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं, यानी प्रथम बार किसी का उपयोग करना। जैसे मैंने अगर शोध किया है, पीएचडी किया है, तो जो मैंने डाटा किए हैं वो मैंने है। अगर इन डाटा का कोई दूसरा उपयोग करेगा तो वो उसके लिए प्राइमरी नहीं होंगे। तो यानी प्रथम बार उत्पादन होना ही प्राथमिक है। यंग ने क्या कहा? यंग ने कहा कि प्राथमिक तथ्य, सूचना या आंकड़े वे हैं जिनको पहली बार संकलित किया जाता है। क्या है? पहली बार संकलित किया जाता है। तो इन्होंने इसके दो प्रकार बताए थे प्राथमिक तथ्यों के। गुडे एवं हार्ट ने, सॉरी, पीवी यंग ने कितने प्रकार बताए? दो प्रकार बताए, प्रत्यक्ष डेटा और अप्रत्यक्ष। ये प्राथमिक तथ्यों के ही दो प्रकार हैं। हम क्या करते हैं कि प्राथमिक तथ्य संकलित करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं? अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार आदि विधियों का हम प्रयोग करके तथ्य वो संकलित करते हैं। तो अगर वो डायरेक्ट लोगों से पूछे जाते हैं, यानी जब अनुसंधानकर्ता डायरेक्ट उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछता है या उनके डायरेक्ट संपर्क में होता है, प्रत्यक्ष संपर्क में होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्ष, क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्ष डाटा कहलाते हैं। जैसे कि अनुसूची है और साक्षात्कार है। अप्रत्यक्ष में क्या होता है? सूचना दाता और उत्तरदाता के बीच में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, जैसे कि प्रश्नावली में होता है। तो प्रश्नावली क्या हो जाएगी? अप्रत्यक्ष प्रकार का प्राथमिक तथ्य हो जाएगा। तो इन्हें हम प्रथम स्तरीय सामग्री यानी कि फर्स्ट हैंड डेटा, क्षेत्रीय सामग्री यानी फील्ड डेटा, और इसे हम मौलिक या मूलभूत डेटा बोलेंगे, यानी बेसिक डेटा भी इनको कह सकते हैं। तो प्रथम स्तरीय, क्षेत्रीय सामग्री या मौलिक तथ्य इनको हम कहते हैं। तो ये प्राथमिक तथ्य है। अब बात करते हैं द्वितीयक तथ्यों की। सेकेंडरी डेटा कौन से होते हैं? तो वे सभी डेटा जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं संकलित नहीं करता है, स्वयं संकलित नहीं करता है, किसी और के द्वारा संकलित किए गए या किसी और माध्यम से जो डेटा लेता है वो सेकेंडरी डेटा होते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ से भी हम कई बार मात खा जाते हैं प्रश्न को करते समय। तो क्या होते हैं सेकेंडरी डाटा? कहाँ से प्राप्त होते हैं? अनुसंधानकर्ता नहीं करता है तो कौन करता है? कहाँ से होते हैं? तो ये प्रकाशित कोई लेख है या अप्रकाशित कोई लेख है या पत्र है या कोई डॉक्यूमेंट है, सरकारी है या कोई गैर सरकारी रिपोर्ट है। सरकारी या कोई गैर सरकारी रिपोर्ट भी समय पे सरकार है वो जारी करती है रिपोर्ट। जैसे कि अभी परिवार सर्वे चला था, फैमिली सर्वे चला था, तो उसके आधार पे भी काफी आंकड़े आए थे। जैसे कि जनगणना सरकार करवाती है। क्या करवाती है? जनगणना के जो आंकड़े होते हैं सरकार के द्वारा, अगर हम उनका उपयोग करते हैं, जैसे कि साक्षरता धीरे धीरे समाज के अंदर बढ़ रही है, तो ये कौन सा हो गया? ये सेकेंडरी डाटा हो गया। ये हमने कहाँ से लिया? जनगणना से लिया है। कोई समाचार पत्र को देखकर हम डाटा लेते हैं, कोई डायरी लिखता है अपनी, उसके द्वारा इंटरनेट के माध्यम से व्यक्तिगत प्रलेख या पत्र, यानी कोई किसी को आदत होती है, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को काफी पत्र लिखे थे, अगर उनसे कोई डेटा लिया जाता है तो वो सेकेंडरी डेटा की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री जो लिखते हैं वो है, आत्मकथा लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं, यानी कहीं यात्रा पे जाते हैं तो उसको लिखते हैं। जैसे कि भारत के अंदर चीनी 2 नागरिक आए थे, हवेनसांग और एक पता नहीं कौन था, तो उन्होंने क्या किया था? संस्मरण लिखे थे। तो उसके आधार पे अगर हम कोई बात कहते हैं तो ये सेकेंडरी डाटा होगा। पांडुलिपि यानी जो लिख कर कहीं छोड़ दी गई है, पांडुलिपि यानी हाथों से लिखकर कहीं छोड़ दी गई है, कहीं प्रकाशित अगर नहीं हुई है तो वो भी सेकेंडरी डाटा क्या आएगा? शिलालेख, ये मध्यकाल में राजा महाराजाओं के द्वारा किया जाता था। अभिलेख, ये भी इनसे संबंधित है। प्रलेख, इनका अर्थ क्या होता है? अभिलेख या प्रलेख का अर्थ क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट।
प्रलेख को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट, तो वो हमें आसानी से याद रह जाएगा, डॉक्यूमेंट। ये सेकेंडरी डाटा की श्रेणी के अंदर आते हैं ये सारे के सारे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक डाटा कौन से होते हैं और सेकेंडरी कौन से होते हैं। पीवी यंग ने क्या कहा है, पीवी यंग ने कहा कि सेकेंडरी तथ्य यानी द्वितीयक तथ्य वे होते हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों में से एक बार प्राप्त करने के बाद में बार बार उनका काम में लिया जाता है। तो क्लियर हो गया कि प्राथमिक तथ्य कौन से होते हैं और सेकेंडरी तथ्य कौन से होते हैं। प्राथमिक तथ्य कहां से प्राप्त किए जाते हैं और सेकेंडरी डाटा कहां से प्राप्त किए जाते हैं। और तथ्य संकलन है वो क्या किया जाता है, हमारे जब चरणों की हम बात कर रहे थे तो पहला चरण हमारा कौन सा था, सामाजिक अनुसंधान का अध्ययन विषय का चयन, दूसरा उपलब्ध साहित्य की समीक्षा, तीसरा उपकल्पना निर्माण, चौथा अनुसंधान प्रारूप रिसर्च डिजाइन। उसके बाद हमने एक बार रिसर्च डिजाइन बढ़ा ली भी, कैसे तथ्य ग्रहण करेंगे, किस प्रकार के लेंगे, कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम इन तथ्यों को संकलित करते हैं। और प्राथमिक या द्वितीयक दोनों प्रकार के तथ्यों का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन से होते हैं, ज्यादा होते हैं हमारे प्राथमिक तथ्य होते हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है, हम प्राथमिक तथ्यों को ज्यादा महत्व क्यों देते हैं। सेकेंडरी डाटा उनके सहायक होते हैं, सेकेंडरी डाटा प्राइमरी डाटा का सहायक होता है लेकिन मुख्य कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, दोनों में क्या अंतर है, अंतर ये है कि प्राथमिक तथ्य वो मौलिक होते हैं, क्या होते हैं, मौलिक होते हैं, मौलिकता उनकी होती है, यानी प्रथम बार उनको प्रयोग हम कर रहे होते हैं, लेकिन सेकेंडरी डाटा मौलिक नहीं होते हैं। प्राथमिक जो तथ्य है वो क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि हमने खुद उनको एकत्रित किया है। अब द्वितीय यानी अखबार में पढ़ा, पता नहीं वो सच है या झूठ है, तो कम विश्वसनीय होते हैं द्वितीयक तथ्य। ये नवीन होते हैं, बिल्कुल नए होते हैं, लेटेस्ट होते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं तो लेटेस्ट चीजों का अध्ययन करते हैं, तो नवीन जो प्राथमिक तथ्य होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल नए होते हैं, हमने तुरंत ही इकट्ठे किए हो जाते हैं। और ये सेकेंडरी डाटा पुराने होते हैं। तो जैसे अभी कोरोना की बात चली, तो कोरोना से पहले बहुत सारी महामारियां आई, तो उन द्वितीयक तथ्यों को हम उपलब्ध साहित्य की समीक्षा के अंदर लेते हैं। उपलब्ध साहित्य की समीक्षा के अंदर हम इनका सेकेंडरी डाटा का करते हैं, लेकिन अगर हमें रिसर्च करनी है तो प्राइमरी डाटा ही आपको लेना पड़ेगा। ये अधिक है उपयोगी, उपयोगिता इनकी अधिक है, इनकी उपयोगिता कम है। इनसे हम गहन अध्ययन कर सकते हैं, इनसे हम गहन अध्ययन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जब डाटा कलेक्शन करते हैं तो कुछ बातें भी आती है, कुछ समस्याएं भी है कि अगर पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर या फिर सही तरीके से तथ्य इकट्ठे नहीं किए जाते हैं तो प्राइमरी डेटा भी क्या है, त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। अब आगे है अवधारणा। तथ्य हमने समझ लिए, अब बात आती है अवधारणा। कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट जब हम बार बार करते हैं ना कि फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो पहले वाले क्या थे, फैक्चुअल थे, फैक्ट पूछे जाते हैं। और आजकल हम क्या कहते हैं कि आजकल जो फैक्ट है वो कम पूछे जाते हैं, फैक्चुअल कम जो क्वेश्चन होते हैं वो कम आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब ही क्या होता है, और यही हम कहते हैं कि अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पूरी की पूरी कहानी हमारे समझ में आ जाती है। और मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको जो चीजें होती है वो अवधारणा, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। अगर कॉन्सेप्ट की आपने जड़ पकड़ ली, मूल उसका सीख लिया, मूल अगर आपको पता चल गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम सारे प्रश्न सही कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि मूल को नहीं पकड़ते, जड़ को नहीं पकड़ते, हम पत्तों को काटने का प्रयास करते हैं। जब आप कहते हो कि हमें बड़े बड़े नोट्स मिल जाए, हमें नोट्स नहीं बनाने पड़े, तब आप क्या करते हो, सिर्फ पत्तों को ले रहे होते हो, जड़ को नहीं ले रहे होते हो। तो जड़ को समझना जरूरी है। और आजकल जो हमारे पेपर आते हैं, क्वेश्चन पेपर जो हमारे आते हैं, वो भी अब क्या है, अवधारणा के बेस पे आने लगे, कंसेप्ट पे नहीं आने लगे। अब वो जड़ देखते हैं कि बच्चे ने क्या जड़ से सीखा है या नहीं सीखा, मूल बात सीखी है या नहीं सीखी, या केवल रट्टा लगाया है। तो रट्टा तो हम तथ्यों का लगा सकते हैं, लेकिन अवधारणाओं को हमें समझना पड़ता है। तो अवधारणा किसे कहते हैं, तो अवधारणा एक विचार है जिसे शब्द या प्रतीक के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। एक विचार या एक शब्द, एक प्रतीक क्या है, अवधारणा है, शब्द या प्रतीक है।
जो किसी भी तथ्य या घटना की व्याख्या करने में प्रयुक्त होता है, जो किसी भी तथ्य या घटना की व्याख्या करने में प्रयुक्त होता है। तो अवधारणा के द्वारा हम सामाजिक संबंधों की व्याख्या करते हैं, सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। ये क्या है? ये क्या है? अमूर्तीकरण है। क्या है ये? अमूर्तीकरण है। किनका? घटनाओं का और तथ्यों का। तो अवधारणा कॉन्सेप्ट वास्तविक संदर्भ से उदित होकर, वास्तविक संदर्भ यानी अवधारणा कहाँ होती है? रियलिटी के अंदर होती है, सोसाइटी के अंदर होती है, समाज के अंदर होती है। उसको हम अमूर्त स्वरूप में बदल देते हैं, अमूर्त शब्द में बदल देते हैं, अमूर्त प्रतीक में बदल देते हैं, तो उसे ही हम अवधारणा कहते हैं। जैसे कि परिवार, परिवार क्या एक अवधारणा है। परिवार से आप क्या समझते हो? आ गया समझ में? ये क्या है? वास्तव में तो परिवार 2 लोगों का, 4 लोगों का, 10 लोगों का, एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार, तो ये क्या है? वास्तव में तो वहां होता है, लेकिन जब हम परिवार बोलते हैं तो हमने उस तथ्य का या परिवार का क्या कर दिया? अमूर्तीकरण कर दिया। तो परिवार है। राजा, राजा से आप क्या समझते हो? गांव, गांव से आप क्या समझते हो? अगर गांव की अवधारणा आपको समझ में आ रही है तो आप गांव और नगर के अंदर अंतर है वो कर सकते हो। अभी जब हम साथ साथ में क्या है कि IAS RS के इंटरव्यू की तैयारी भी करवाते हैं तो बच्चों से पूछते हैं गांव किसे कहते हैं, तो वो गांव में और शहर में अंतर नहीं कर पाते कि जी गांव छोटा होता है, शहर बड़ा होता है। कोई जरूरी थोड़ी है, हो सकता है कोई गांव बड़ा और शहर छोटा हो जाए, लेकिन क्या होता है गांव और शहर में मुख्य अंतर क्या हो जाएगा? अवधारणा में क्या हो जाएगी? तो गांव वह है जहां पर अधिकतर लोग प्राथमिक कार्य करते हैं और शहर वो है जहां पर अधिकतर लोग सेकेंडरी वर्क करते हैं। तो ये अवधारणा हो गई। स्वतंत्रता आंदोलन जैसे जिक्र आता है तो आपके 1857 की क्रांति है वो आ जाती है। तो ये क्या कर दिया हमने? उस घटना का अमूर्तीकरण कर दिया। तो विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? कि शक्तियों को अलग अलग भागों में विभाजित करना। तो ये सारे के सारे क्या है? अवधारणा है। तो कोई भी शब्द, कोई भी प्रतीक जो किसी घटना की, किसी तथ्य की, किसी सामाजिक संदर्भ की व्याख्या करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अवधारणा कहते हैं। इन्हें देखा नहीं जा सकता, केवल इनका अर्थ हम है वो समझ सकते हैं। अवधारणा का प्रयोग है वो उपकल्पना निर्माण में किया जाता है, उपकल्पना निर्माण में किया जाता है, सिद्धांतों के निर्माण में किया जाता है। और ये हमें अवधारणा, नई अवधारणा हमें कहाँ से मिलेगी? हमें साहित्य के अध्ययन से, हमें साहित्य के अध्ययन से या क्षेत्रीय जब हम कार्य करते हैं तो नई नई अवधारणा हम विकसित करते हैं। जैसे कि एमएन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। क्या दी? संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। किससे? क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर। पश्चिमीकरण की अवधारणा दी, फैलाव की अवधारणा दी। तो ये क्या है? अवधारणाएं हैं जो हमें व्यक्तिगत अनुभव से या क्षेत्रीय अनुभव से प्राप्त होती है और वो विकसित करते हैं। अब क्या होता है? अवधारणा के बाद में क्या आता है? सिद्धांत आते हैं। तो जैसे मैं पूछूं कि संस्कृतिकरण क्या है, अवधारणा है या सिद्धांत है? तो भारतीय समाजशास्त्रियों ने आज तक कोई 1-2 को छोड़कर कोई भी सिद्धांत निर्मित नहीं किया है। भारत के अंदर अभी हम अवधारणाओं पे ही अटके हुए हैं और वो भी अवधारणाएं ज्यादातर दी गई है वो एमएन श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। बाकी हम क्या कर रहे हैं? जो वेस्टर्न थिंकर्स की जो अवधारणाएं हैं उनका ही प्रयोग कर रहे हैं। अभी हमने अपनी अवधारणाओं से समाजशास्त्र को समृद्ध नहीं किया है। अब ये क्या होता है? ये अवधारणाएं हैं वो परिवर्तनशील होती है। क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। नए तथ्य आते हैं, उनके संचय से इनमें परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तनशील कैसे आती है? जैसे कि परिवार है, पहले परिवार से मतलब क्या था? केवल संयुक्त परिवार था, लेकिन अब क्या हो गया? परिवार से मतलब है वो ज्यादातर क्या होने लग गया? एकांकी परिवारों से होने लग गया। तो गांव की परिभाषा बदलने लग गई है, या विकेंद्रीकरण की परिभाषा। कोई भी अगर अवधारणा है तो अगर उसमें नए तथ्य उभर कर आ रहे हैं, नए तथ्य आ रहे हैं, तो जैसे कि पहले तथ्य क्या है कि परिवार में 10 लोग होते थे, एक परिवार में 10 लोग होते हैं, तो ये क्या है? एक तथ्य हो गया। तो इससे क्या था कि संयुक्त परिवार होता था, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि एक परिवार में 2 या 3 लोग होते हैं तो एकांकी परिवार। यानी अवधारणाएं बदलती रहती है। अब बात आती है चर, वेरिएबल्स। चर किसे कहते हैं? वेरिएबल्स किसे कहते हैं?
तो हम अवधारणा कर चुके हैं, तथ्य कर चुके हैं। चर, चर का अर्थ क्या होता है? चर है भौतिक, कोई भी भौतिक चीज भी हो सकती है, या सामाजिक क्षेत्र, या सामाजिक क्षेत्र से संबंधित घटनाएं जो परिवर्तनशील होती है, जो परिवर्तनशील होती है। चर की एक सबसे बड़ी विशेषता है, वो क्या है? परिवर्तनशीलता है। तो भौतिक या सामाजिक क्षेत्र से संबंधित घटनाएं अथवा कोई और विशेष बात जो परिवर्तनशील होती है, तो इस प्रकार की वस्तु या घटना को जो परिवर्तनशील है उसको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे कि परिवार में कितने लोग होते हैं? अब लोग है, परिवार में जो व्यक्ति है वो क्या है? चर है, वो एक चर है। तो परिवार में 5 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 7 व्यक्ति भी हो सकते हैं। अब उनकी आयु क्या है? एक परिवार के लोगों की आयु क्या है? तो आयु एक चर हो जाती है। तो ये किसी घटना की मात्रा या गुण, मात्रा या गुण में परिवर्तन की द्योतक है। तो आयु, लिंग, आय, शिक्षा, व्यवसाय, ये सब क्या है? चर है। ये सब क्या है? चर है। ये सब वेरिएबल्स है, क्योंकि ये परिवर्तनशील। आयु बदलती रहती है, लिंग बदलता रहता है, शिक्षा बदलती रहती है। अब इसके आयु के कितने चर हो जाएंगे? बहुत सारे चर हो जाएंगे। इनको हम वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। लिंग के कई चर है, पुरुष या स्त्री, या आजकल और भी कई चर्चा में। आय ग्रुप में, शिक्षा में प्राइमरी है या सेकेंडरी है या हायर एजुकेशन प्राप्त कर चुकी है, व्यवसाय क्या है। तो ये सारे के सारे क्या है? चर हैं। तो चर क्या हो गया? कोई भी वस्तु या घटना है जो परिवर्तनशील है और जो उसकी मात्रा को दर्शाती है या फिर उसके गुण को दर्शाती है। यानी वजन करना है हमें कि एक व्यक्ति का कितना वजन होना चाहिए, तो क्या है? वजन यहाँ क्या हो गया? एक मात्रा हो गई। या व्यक्ति शिक्षित है या अशिक्षित है, तो शिक्षित होना या अशिक्षित होना उसका गुण हो गया। तो इनको हम गुणात्मक चर और परिमाणात्मक चर में विभाजित कर सकते हैं। यानी गुणात्मक का मतलब संख्यात्मक, परिमाणात्मक का मतलब संख्या में, जिनको हम संख्या में व्यक्त कर सके। जैसे आयु है, लिंग है और या फिर शिक्षा है, तो इनको क्या है? हम संख्या के आधार पर इनको अगर दर्शाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? संख्यात्मक हो जाएगा। और गुणों के आधार पे, जैसे कि विधवा है या मित्र है, तो ये क्या है? गुण है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन परीक्षा में ये गुणात्मक और परिमाणात्मक कम पूछे जाते हैं। कौन से पूछे जाते हैं? वो पूछे जाते हैं स्वतंत्र चर कौन सा होता है और आश्रित चर कौन होता है, ये ज्यादा उत्तर पूछे जाते हैं। एक बात यहां छूट गई कि जो संख्यात्मक चर होते हैं उनके बीच सकारात्मक एवं नकारात्मक संबंध हो सकता है। सकारात्मक एवं नकारात्मक संबंध हो सकता है। जैसे कि जो व्यक्ति जितनी अधिक शिक्षा प्राप्त करेगा, यानी अगर वो प्राइमरी लेवल का पढ़ा हुआ है, वो सेकेंडरी लेवल पे पढ़ा है, वो हायर एजुकेशन उसने प्राप्त की है, तो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी गरीबी में कमी आएगी, उसकी गरीबी में कमी आएगी। तो ये बढ़ रही है और इसमें कमी आ रही है, तो इसके अंदर ये क्या हो गया? दोनों के बीच में संबंध हो गया। तो ये इसको हम नकारात्मक कहेंगे। अगर इसका उल्टा कहें कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे समाज के अंदर बाल विवाह कम होते जा रहे हैं। तो यानी बाल विवाह और एजुकेशन के अंदर क्या है? सकारात्मक संबंध है। क्या है? सकारात्मक संबंध है। अगर बाल विवाह है वो शिक्षा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं रहेगा। तो ये संबंध ज्ञात करने के लिए हम इनका उपयोग है वो करते हैं। अब है चरों के 2 प्रकार और हैं, एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर। एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर। इनकी चर्चा हमने किसमें की थी? जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है उस पे की थी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो क्या कहा था हमने कि जो प्रयोगात्मक होता है उसके अंदर क्या होता है कि 2 समूह होते हैं। क्या होते हैं? 2 समूह होते हैं। एक, जैसे हमें टेलीविजन के प्रभाव जानना है तो एक समूह है पे तो हम
टेलीविजन नहीं लाते हैं उसको तो ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, और दूसरे समूह पे हम क्या करते हैं, टेलीविजन का हम प्रभाव लाते हैं, तो टेलीविजन है वो वहां पर उस गांव में स्थापित कर देते हैं। तो ये स्वतंत्र चर कौन सा होता है, स्वतंत्र चर निर्भर चर का संभावित कारण है। स्वतंत्र चर क्या है, निर्भर चर का संभावित कारण है। नहीं समझ में आया, चलो हम इसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं कि स्वतंत्र जो चर है वो निर्भर चर का संभावित कारण या प्रभाव है। एग्जाम्पल के तौर पे लिंग भेद के कारण, जहां स्त्रियों के साथ लिंग भेद किया जाता है वहां पे गरीबी है, यानी लिंग भेद के कारण गरीबी है। टेलीविजन आने के कारण समाज के अंदर तलाक के मामले बढ़ गए, तो यहाँ पे दो चर हो गए। अब यहाँ पे दो चर कौन से हैं, एक लिंग भेद है और एक गरीबी है। क्या है, लिंग भेद और गरीबी। तो ए है वो बी का कारण है, ए है वो बी का कारण है, यानी ए लिंग भेद है वो किसका कारण है, गरीबी का कारण है। लिंग भेद के कारण गरीबी बढ़ रही है। तो इसमें क्या हो गया कि जो ए है वो बी का कारण है, तो ए स्वतंत्र चर है। ये क्या है, लिंग भेद स्वतंत्र चर है। बी निर्भर चर है, बी निर्भर चर है, यानी लिंग है वो स्वतंत्र चर है और गरीबी है वो आश्रित चर है या निर्भर चर है। ठीक है, आगे बात समझ में कि स्वतंत्र चर और निर्भर चर। स्वतंत्र चर तो क्या है, कारण है किसका, आश्रित चर का। यानी हम कहें कि शिक्षा के कारण गरीबी में कमी आ रही है, तो शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है, स्वतंत्र चर है, और निर्भर चर क्या हो गया, गरीबी हो गया। यानी गरीबी किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे निर्भर है, गरीबी किस पे निर्भर है, गरीबी शिक्षा पे निर्भर है। यहां जैसे हमने एग्जांपल लिया तो गरीबी किस पे निर्भर है, लिंग भेद पर निर्भर है। तो गरीबी किस पे निर्भर कर रही है, एजुकेशन पर निर्भर कर रही है, लिंग भेद पे निर्भर कर रही है। तो ये निर्भर है, किस पे निर्भर है, ये लिंग भेद पे निर्भर है। तो ये क्या है, स्वतंत्र चर है, ये स्वतंत्र चर है। तो स्वतंत्र चर प्रयोगात्मक चर होता है, स्वतंत्र चर होता है वो प्रयोगात्मक चर है। जब हम यहाँ टेलीविजन की बात कर रहे थे तो टेलीविजन क्या है, स्वतंत्र चर है, इसको नियंत्रित समूह से रोका जाता है। इसमें क्या है, नियंत्रित समूह से रोका जाता है। जब प्रयोगात्मक करते हैं तो ये क्या होता है, नियंत्रित समूह होता है। ये क्या होता है, नियंत्रित समूह होता है। और ये कौन सा होता है, प्रयोगात्मक समूह। ये कौन सा है, प्रयोगात्मक समूह है। तो जो स्वतंत्र चर होता है टेलीविजन है, तो उसको नियंत्रित समूह पे तो रोका जाता है, यहाँ पे तो इस पे कोई प्रभाव नहीं दिया जाता है, और इस पर इस चर का प्रभाव जाना जाता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, व्याख्यात्मक विधि बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। व्याख्यात्मक विधि से बच्चों के सीखने का स्तर बढ़ता है। तो यहां एक हो गया व्याख्यात्मक विधि, एक चर, दूसरा है सीखना। क्या है, सीखना। तो ये क्या हो गया, व्याख्यान विधि और सीखना। तो व्याख्यान विधि क्या हो जाएगा, स्वतंत्र चर है, और सीखना किस पे निर्भर कर रहा है, सीखना है वो किस पे निर्भर कर रहा है, विधि पे निर्भर कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आश्रित चर हो जाएगा, निर्भर चर हो जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा तो अब मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। एक होता है मध्यवर्ती चर। क्या होता है, मध्यवर्ती चर। तो मध्यवर्ती चर वह होता है जो दोनों के बीच का होता है। क्या होता है, दोनों के बीच का होता है। जैसे कि कुछ इस प्रकार के कथन होते हैं, जैसे कि जैसे सरकारी योजनाएं जितनी अधिक प्रभावी होगी, लोगों के जीवन स्तर में उतना ही अच्छा होगा, उसमें उतनी ही वृद्धि होगी। तो ये क्या है, प्रभावी है, प्रभावी होना सरकारी योजना का, और ये दूसरा हो गया जीवन स्तर। तो इनके बीच में क्या हो गया, योजना हो गई। तो इस प्रकार के जो कथन होते हैं उनमें एक क्या होता है, मध्यवर्ती चर होता है। तीन चर हो गए यहाँ पे, सरकारी योजनाएं, प्रभावी या कम प्रभावी होना, और लोगों के जीवन में स्तर में सुधार होना या न होना। तो इसमें तीन चर होते हैं, उनमें से एक मध्यवर्ती चर होता है।
अब बात करते हैं सिद्धांत की, थियरी क्या होती है। तो हमने जब आपको अगर चरणों में पढ़ा होगा तो याद होगा क्या कहा था, अंतिम चरण क्या होता है कि निष्कर्ष निकाल के सिद्धांतों का निर्माण करना। क्या होता है सिद्धांत। अंतिम चरण को हम क्या बोलते हैं, जो हमारा जो सामाजिक अनुसंधान का अंतिम चरण होता है उसमें क्या बोलते हैं उसको, सामान्यीकरण। क्या बोलते हैं, सामान्यीकरण। निष्कर्ष निकालना, क्या बनाना, सिद्धांत निर्मित करना। क्या होता है, सिद्धांत निर्मित करना। तो ये सिद्धांत है, सामाजिक अनुसंधान है, वो सिद्धांतों के निर्माण के लिए ही आयोजित किए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर 2 या 2 से अधिक चर होते हैं। क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक चर होते हैं। चलो अभी हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कई बार हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि ये मेरे सिद्धांतों में नहीं है, ये मेरे सिद्धांतों में नहीं है, मैं किसी को पैसा उधार नहीं देता, या मैं किसी का सहयोग नहीं करता, या मैं किसी का पैसा नहीं लेता हूँ। ये मेरा सिद्धांत है कि मैं जो मृत्यु भोज होता है उसमें खाना नहीं खाता हूँ। तो ये जो हम बात करते हैं ना सिद्धांतों की, उस सिद्धांत का जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है वो सिद्धांत ये सिद्धांत नहीं है। वो अगर उस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे तो फिर मामला गोलमाल हो जाएगा। तो सिद्धांत क्या है, पूर्वानुमानों का पुंज है, पूर्वानुमानों का एक पुंज है जो 2 या 2 से अधिक चरों से बनता है। ये अनुमान है, लेकिन क्या है, एक सिद्ध अनुमान है, प्रयोग सिद्ध अनुमान है। अगर हम और स्पष्ट कहें तो तर्क संगत होता है। सिद्धांत क्या होता है, 2 या 2 चरों के बीच में तर्क संगत रूप से उनको चरों को क्या करता है, अंतर संबंधित करता है, और ये अनुभव के द्वारा प्रमाणित होता है। तो इस प्रकार के अनुभव द्वारा प्रमाणित तर्क वाक्यों का जो समूह है, सिद्धांत के अंदर कोई एक वाक्य नहीं होता है, कई चर, कई अवधारणाएं मिलकर फिर सिद्धांत है वो निर्मित होता है। तो क्या है, ये तर्क वाक्यों का एक समूह है। शॉर्ट में कहें तो तर्क वाक्यों का एक समूह है। जैसे कि पार्सन्स ने कहा, या फिर हम कह सकते हैं कि दुर्खिम ने कहा कि गांव की बजाय नगरों में आत्महत्या ज्यादा होती है। तो उनका जो आत्महत्या का सिद्धांत है वो क्या है, एक पूर्वानुमान लगाता है, और क्या कहता है, वो अनुभव के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया है। ये क्या है, विभिन्न चरों के बीच में कितने चर हो गए, गांव, नगर, शिक्षा, अशिक्षा, यानी 2 या 2 से अधिक चरों के बीच में एक प्रयोग सिद्ध या तर्क वाक्यों का एक समूह होते हैं। तो सिद्धांत है वो तथ्यों से निकाले गए होते हैं, तथ्यों के सामान्यीकरण करने से, जो अंतिम चरण में हम करते हैं ना सामान्यीकरण, उनसे सिद्धांत निर्मित होते हैं। यहाँ फेयरचाइल्ड की एक परिभाषा ले लेते हैं कि सामाजिक घटना के बारे में ऐसा सामान्यीकरण जो पर्याप्त रूप से वैज्ञानिकता पूर्वक स्थापित हो चुका है। वैज्ञानिकता पूर्वक, क्योंकि हम जो सामाजिक अनुसंधान करते हैं वो वैज्ञानिक विधि के द्वारा करते हैं, और अंत में हम सामान्यीकरण प्रस्तुत करते हैं, निष्कर्ष करते हैं, और 2 या 2 से अधिक चरों के बीच में हम अपनी बात को निष्कर्ष के रूप में कहते हैं। वही सिद्धांत होते हैं, वही सिद्धांत होते हैं। तो हमारा टारगेट है वो सिद्धांत निर्माण करना भी होता है, इसका सामाजिक अनुसंधान का। अब यहाँ मैं कुछ प्रश्न ले लेता हूँ जो कि यूपीपीजीटी में नहीं है, सॉरी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में और नेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला है कि निम्न में से तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कौन सा है। तो लेख, शोध पत्र, पुस्तकें, साहित्य की समीक्षा, ये सारे के सारे क्या है, ये सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी डाटा कौन सा होगा, साक्षात्कार से प्राप्त तथ्य। ये 2017 में एक एग्जाम में पूछा गया था, शायद एमपी सेट के अंदर पूछा गया था, 17-18 के अंदर, ऐसा ही है, अभी पूरा याद नहीं है मुझे। पीवी यंग ने प्राथमिक समूहों को किन 2 भागों में विभाजित किया था। प्राथमिक समूहों को पीवी यंग ने 2 भागों में विभाजित किया था। हमने चर्चा की थी ना, किसमें बताया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डेटा। अब अप्रत्यक्ष कौन से हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से बताए थे,
तो अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, ये क्या है? प्रत्यक्ष है, और प्रश्नावली है वो अप्रत्यक्ष है। निम्न में से कौन सी एक तथ्य संकलन की विधि नहीं है? तथ्य संकलन की विधि नहीं है, तो इनमें जो सारणियन है वो तथ्य संकलन की विधि नहीं है। तो इससे जो आज हमने किया है, इससे कोई बहुत ज़्यादा गहरे में इस प्रश्न है वो नहीं पूछे जाते हैं। आप ढंग से समझ चुके हैं तो आराम से आप इनको कर सकते हो। दो चरों के मध्य अस्थायी अनुमान को क्या कहते हैं? अस्थायी अनुमान, कार्यवाहक अनुमान क्या कहलाता है? प्राकल्पना कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस, उपकल्पना कहलाता है। ये अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा, उपकल्पना। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया निम्न से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? अवधारणा से प्रारंभ होती है। किससे होती है? अवधारणा से प्रारंभ होती है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का कौन सा एक आधार नहीं है? समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का आधार कौन सा है? तथ्य, चर और अवधारणाएं हैं, पूर्वाग्रह नहीं है। ये 2021 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक टॉपिक में कुछ ना कुछ प्रश्नों को लेंगे। आज तो मैंने कम लिए हैं, कोशिश मेरी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस प्रकार के प्रश्नों को लूँ, साथ में हम पढ़ भी पाएँ और साथ में प्रैक्टिस भी हमारी हो जाए। तो वही अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप है मुझे इतना अच्छा प्रेम दे रहे हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज़ मेहनत करके आपके सामने फिर हाजिर हो पाता हूँ। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि किस प्रकार आपको कंटेंट लगा और क्या आपकी कुछ ऐसी बातें हैं या किस प्रकार की आप वीडियोज़ चाहते हैं। कुछ कमियाँ हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।